हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रक्तचाप या हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप। हाइपरटेंशन माने कि जब हमारा रक्तचाप जो है वो सामान्य से अधिक हो जाता है, उसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं या हाइपरटेंशन कहते हैं। रक्तचाप क्या होता है या ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसे सामान्य उसमें आप ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली आपका जो रक्त का पार्श्व दबाव पड़ता है आपकी रक्त नलिकाओं के ऊपर, आपकी वेसल्स के ऊपर, उसे हम रक्तचाप कहते हैं। यानी हमारा जो रक्त है वो रक्त नलिकाओं में प्रवाहित होता है, और जब रक्त प्रवाहित होता है तो इस रक्त का पार्श्व दबाव पड़ता है नलिकाओं के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप कहते हैं। अगर ये सामान्य से अधिक है तो इसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। बेसिकली जब आपका हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब उससे हार्ट का काम क्या है, बेसिकली ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर। हार्ट बेसिकली आपका एक पंपिंग सिस्टम है जो कि रक्त को पूरी बॉडी में जो है पंप करता है, जिसकी वजह से रक्त आगे नलिकाओं में धकेला जाता है। तो जब ये प्रोसेस अनवरत रूप से या कंटिन्यूस रूप से चलता रहता है, जब और आपका जो हार्ट है वो बेसिकली 4 जो है उसमें चेम्बर्स होते हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर को समझने के लिए हम देखें, इनमें से जो 4 चेम्बर्स हैं उनमें से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है या जिसे हम निलय बोलते हैं, उस जब हार्ट में से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इस लेफ्ट निलय में से जो है रक्त एकदम से नलिकाओं में प्रवाहित होता है प्रेशर के साथ में। ठीक है, तो इस प्रेशर के साथ में जब रक्त प्रवाहित होता है आपकी नलिकाओं में, तो उस समय जो रक्त नलिकाओं का प्रेशर होता है वो सर्वाधिक होता है, जिसे आप जो है उसको यहाँ पर जो फील करते हैं, या डॉक्टर आपकी जब नब्ज देखता है तो यहाँ पर एक जो आपको एक महसूस होता है, एक इस तरीके से कि कुछ पंप हो रहा है, तो ये एक्चुअली वो समय है जब आपका जो लेफ्ट निलय है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो ब्लड को आपकी नलिकाओं में, आपकी आर्टरीज में धकेल रहा है। तो जैसे ही वो धक्का लगता है तो वो आपको यहाँ पर ब्लड, क्योंकि बहुत प्रेशर से रक्त बहुत प्रेशर से नलिकाओं में आता है, तो आपको ये यहाँ पर महसूस होता है अंगूठे के नीचे। जैसे डॉक्टर आपकी नब्ज जो देखता है तो ये आपको यहाँ पर महसूस होता है। देखिए, जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, वो हमारा जब ये निलय जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और रक्त धमनियों में आता है, उस समय प्रेशर सब सर्वाधिक होता है और इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर सामान्य अवस्था में अगर हम देखें तो 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg। उसके बाद हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, निलय जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो निलय से प्रेशर से रक्त बाहर जाता है, जिसको हमने बताया, आप यहाँ फील करते हो। ठीक है, और इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें प्रेशर होता है, तो ये सिस्टोलिक 120 होता है। अब हार्ट वापस से रिलैक्स करता है, पंप करने के बाद ये पंप किया, फिर रिलैक्स किया, पंप किया, रिलैक्स किया। तो जब हार्ट वापस से रिलैक्स करता है तो उस समय जो धमनियों के अंदर प्रेशर है वो वापस से डाउन जाता है या कम हो जाता है। तो इस कम, ये जो सामान्य स्थिति में अगर हम देखें किसी सामान्य इंसान के अंदर हम ये वाला प्रेशर देखें तो ये 80 mmHg होता है। ठीक है, तो जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है? 80 mmHg, जब आपका हार्ट एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है। और जो सिस्टोलिक प्रेशर है उस समय आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है और प्रेशर से रक्त को बाहर धकेलता है। इस सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो आपका सामान्यतया 120 होता है। ठीक है, तो हम अगर बात करें कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो इसको हम इस तरीके से बोलते हैं 80/120 mmHg। ठीक है, क्या बोलते हैं? 80/120 mmHg, यानी 80/120 mmHg।
ठीक है। Hg क्या है? ये mmHg क्या है? बेसिकली ये इसका यूनिट है जिसमें इसको नापा जाता है। रक्तचाप को नापने के लिए आपने देखा होगा एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक डिवाइस आता है जिसे डॉक्टर, एक उसका फ्लैप होता है जो बाजू पे जो है बांध दिया जाता है और फिर पंप करके जो ओल्ड मशीन्स हैं उसके अंदर जो पारा है वो देखा जाता है, प्रेशर, उसके अंदर रक्तचाप जो है नापा जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को या जो उपकरण जिससे कि रक्तचाप नापा जाता है उसे स्फिग्मोमेमोमीटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमेमोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमेमोमीटर से आपका रक्तचाप नापा जाता है। अगर हम देखें तो रक्तचाप जो है वो बेसिकली 3 जो कैटेगरीज के अंदर इसको डाला हुआ है। सबसे पहला है माइल्ड। ठीक है, माइल्ड या जिसको हल्का जो है बढ़ा हुआ है रक्तचाप, उसके अंदर जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना है? 90 से 105 mmHg अगर होता है तो इसे हम माइल्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं। मॉडरेट हाइपरटेंशन है 105 से 120 mmHg, ये मॉडरेट है। और सिवियर हाइपरटेंशन होता है 120 mmHg से अधिक होना, हाइपर डायस्टोलिक प्रेशर का होना। डायस्टोलिक में ध्यान दीजिएगा, डायस्टोल माने डायलेटेड, इससे याद रखिए डायलेटेड होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स, तो इस समय प्रेशर जो है वो सबसे कम होना चाहिए। जो कि सामान्यतः हमने क्या बात की थी कि डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg। ठीक है, अब 80 से ये हाइपरटेंशन जब होता है तो ये कितना हो जाता है? 90, 105, 105 से 120 और फिर कई बार 120 से भी ऊपर होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरह से प्रकार हैं आपके हाइपरटेंशन के, कि हाइपरटेंशन को हम किन किन कैटेगरीज में उसके लेवल के अनुसार, ब्लड प्रेशर के अनुसार जो है हम डालते हैं। बेसिकली अब हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन जब होता है तो इसके क्या सिम्टम्स जो है वो होते हैं, या क्या सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कमज़ोरी या वीकनेस होना, सिर में दर्द होना बहुत ज़्यादा, पैल्पिटेशन होना या कान में अजीब सी आवाज़ आना अगर हाई ब्लड प्रेशर है, पसीना आना, घबराहट होना, चक्कर आना। ठीक है, आँखों के आगे धुंधलापन होना, थकान जैसा महसूस होना, निराशा होना या डिप्रेशन जैसा फील होना, हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और पेट में कई बार जो है गैस बनना, ये भी हाइपरटेंशन के सिम्टम्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन के कारण क्या क्या हैं या कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। सबसे पहला है अनुवांशिकी या अनुवांशिकता या हेरिडिटी। हेरिडिटी इज बेसिकली बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, हम आगे डायबिटीज़ भी पढ़ेंगे, उसमें एक बहुत मेजर जो इसका रीज़न होता है, इथियोलॉजी होती है। हेरिडिटी माने कि अगर पेरेंट्स में किसी को है, हमारे अंदर जो है हमारे पेरेंट्स से, हमारे माँ बाप से, हमारे पूर्वजों से, जो भी हमारी जनरेशन्स हैं, वहाँ से जीन्स के थ्रू कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, जिसे हम अनुवांशिकता बोलते हैं। अनुवांशिकता इज बेसिकली कि हाइपरटेंशन में क्या है कि अगर माँ बाप को या फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है, यानी दादा दादी या नाना नानी किसी को भी है, तो वो संभावना बढ़ जाती है कि जो है जो भी पेशेंट है उसके अंदर हाइपरटेंशन हो। तो हेरिडिटी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर माँ बाप को है तो बच्चों में भी हाइपरटेंशन होने की संभावना पाई जाती है। इसके अलावा लिंग, आयु, जाति अगर हम देखें तो बेसिकली अगर हम एज फैक्टर देखें तो एज में जैसे जैसे एज प्रोसीड करती है, बॉडी के सिम्टम्स, बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनके वर्किंग कैपेसिटी में कई बार डिटीरियोरेशन आता है। कई बार जो है लाइफस्टाइल बहुत धीरे धीरे सेडेंट्री हो जाता है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एज फैक्टर ये होता है कि बहुत एज के साथ में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। अगर डाइट जो है प्रॉपर नहीं है या
धीरे धीरे जो है एज बढ़ने के साथ में कई बार होता है कि हमारी डाइटरी हैबिट्स जो है या वो भी जो है वो अच्छी नहीं रहती है, या कई बार जो है जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम सेक्स की बात करें या लिंग की बात करें तो महिलाओं में मेनोपॉज तक संभावना कम रहती है हाइपरटेंशन की, क्योंकि जो महिलाओं के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो महिलाओं को कहीं ना कहीं मेनोपॉज तक उनका लेवल हाई रहता है। इस वजह से ये महिलाओं के अंदर हाइपरटेंशन होने की संभावना को काफ़ी कम कर देता है। ऐसा नहीं कह सकते कि उनको होता ही नहीं है, होता है, लेकिन मेनोपॉज तक महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में हाइपरटेंशन होने की संभावना अधिक हो जाती है। और उस एज के बाद तक जो है 40 या 45 या उसके बाद जो है दोनों में संभावना बराबर हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर्स या और दूसरे कौन से कारण है उसकी वजह से। उसके बाद है रक्त परिसंचरण तंत्र और गुर्दों में विकार या कार्डियोवैस्कुलर और किडनी डिसऑर्डर्स। कई बार क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स क्या है, मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है धमनियों के अंदर, या हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब ज़्यादा होता है तो इनके अंदर जो है ये नलियों को संकरा कर देते हैं, क्योंकि नलियों के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल की परत जम जाती है जो कि इन वेसल्स को या इन नलिकाओं को, रक्त नलिकाओं को संकरा कर देती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी संकरी नली से कोई फ्लूइड निकलेगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे आप पाइप से जब पानी डालते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए आप उसको संकरा कर देते हैं आगे से, ठीक इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी भी जो रक्त नलिकाएं हैं अंदर से वो सक्रिय हो जाती हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से और जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। किडनी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, अगर किडनी जो है वो सही प्रकार से काम नहीं कर रही है, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा है या तरल जो है पॉजिटिव वाटर बैलेंस हो रहा है, हमने वाटर बैलेंस में पढ़ा था ये चीज़ें, ठीक है। तो पॉजिटिव वाटर बैलेंस या किडनी में डिसऑर्डर है, किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, उसकी वजह से भी जो है हमें हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें मोटापा या ओवरवेट, जब हम ओवरवेट होते हैं तो क्या होता है, हम कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में फैट का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है। फैट ज़्यादा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं आपकी बॉडी के अंदर, जैसे हार्मोन्स का बनाना, और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं कोलेस्ट्रॉल के। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो ये हमारी धमनियों में और शिराओं में जो है वो जमने लगता है और इनको सकरा बनाकर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ओवरवेट से भी ये समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस जब होता है तो ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं बॉडी में रिलीज होते हैं, जिनकी वजह से ये स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे रक्त का जो रक्तचाप जो है उसको बढ़ा देते हैं। तो स्ट्रेस जो है या मेंटल स्ट्रेस या मानसिक तनाव होना ये भी हाइपरटेंशन को बढ़ा देता है या इसका एक कारण होता है। अब हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या रहता है सामान्यतया ब्लड प्रेशर के अंदर। देखिए, जब भी ब्लड प्रेशर है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज़ है बेसिकली, तो जब भी हाई हो या नॉर्मल नहीं है ब्लड प्रेशर, तो उस कंडीशन के अंदर रोगी को आराम करना चाहिए, मानसिक आराम भी देना चाहिए, तनाव मुक्त करना चाहिए रोगी को। इसके अलावा जो भी डॉक्टर जो दवाई देते हैं, जो सलाह देते हैं, उसको स्ट्रिक्टली जो है उसको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर्स ऐसी कंडीशन में ट्रैंक्विलाइजर्स या सेडेटिव्स या डायूरेटिक्स जो है, एंटी डायूरेटिक्स जो है वो उनको दिए जाते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है वो मैनेज हो सके। इसके अलावा उसको जो भी रोगी का जो भी एज है, उसका जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं या उसकी हेल्थ कंडीशंस जो हैं, उनको देखते हुए उसको जो है प्रॉपर आहार देना चाहिए। उसकी डाइट जो है उसके अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करनी चाहिए।
अगर हम इसकी जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को देखें हाइपरटेंशन में क्या रहती है, तो ऊर्जा की मात्रा जनरली हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट किस तरीके का है, उसको क्या कंडीशंस हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है ना, ओवरवेट है, तो हम उसकी कैलोरीज को काफ़ी कम कर देते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या कंडीशन है पेशेंट का। उसके अलावा जो है प्रोटीन जो है उसकी मात्रा भी हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उसको हम प्रॉपरली अवॉइड नहीं करते हैं, लेकिन हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब कि पेशेंट के अकॉर्डिंग ही अगेन हमें उसको जो है कम या ज़्यादा तो नहीं करते हैं, कम उसको करते हैं बेसिकली। क्योंकि जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, इसका इम्पैक्ट, जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो हमारी किडनीज को भी उतना ज़्यादा जो है उसमें काम करना पड़ता है। तो उसकी वजह से, क्योंकि किडनी पे भी स्ट्रेस होता है जब हाइपरटेंशन होता है, तो किडनी को भी हमें एक तरह से रेस्ट देना होता है। तो प्रोटीन की मात्रा भी हम कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देते हैं। जैसे 20 से 30 मिलीग्राम जो है ग्राम प्रोटीन जो है वो पेशेंट को देना ही चाहिए। इसके अलावा वसा की मात्रा अगर हम देखें तो वसा भी हम बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बिकॉज अगेन कोलेस्ट्रॉल एक रीज़न होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल एक कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर का। तो वसा के अंदर जो है सैचुरेटेड फैट्स को हम टोटली अवॉइड कर देते हैं। सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि हम कई बार बता चुके हैं कि घी हो गया, बटर हो गया, लाड हो गया, जो घी जम जाता है सामान्य तापक्रम पर, उसे हम सैचुरेटेड फैट्स सामान्यतया कहते हैं। और उसको अनसैचुरेटेड फैट्स, ऑयल्स जो है जैसे कनोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या अनरिफाइंड ऑयल्स जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड मात्रा में, या एक संतुलित मात्रा में दिए जाने चाहिए। कार्बोज जो है, क्योंकि एनर्जी के लिए बेसिकली हम इसी पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इसका ऐसा कोई नेगेटिव जो है प्रभाव उसके ऊपर नहीं आता है। तो पेशेंट को जो है जितना उसका शरीर का भार है, उसका बॉडी वेट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कार्बोज की मात्रा देते हैं। फिर है सोडियम की मात्रा। अगर हम देखें तो जो भी सामान्यतया जैसे कि 5000 से 6000 मिलीग्राम पर डे सामान्य व्यक्ति को दिया जा सकता है सोडियम इज बेसिकली NaCl, जो आप सामान्य नमक जो कंज्यूम करते हैं उसमें सोडियम होता है, ठीक है। लेकिन हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कम करके देना चाहिए। और कई बार जो है हम 200 से 400 मिलीग्राम ही जो है सॉल्ट या सोडियम जो है उसको देते हैं आहार में। पोटेशियम की मात्रा जो है वो हम फलों का जूस है, ऑरेंज जूस है, मौसम्बी है, इसमें जो है पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम जो है पोटेशियम उससे सप्लीमेंट कर देते हैं। आजकल कुछ ऐसे पोटेशियम रिच सॉल्ट्स भी आते हैं जो लो सोडियम सॉल्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि पोटेशियम जो है वो सोडियम आयंस को भी बैलेंस करने का कार्य करता है। तो ये जो है हम आहारीय परिवर्तन हम देखें तो पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम सामान्यतः बात करें हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को जो है आपको हरी सब्जियां जो है गरिष्ठ भोजन अवॉइड करना चाहिए। हरी सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद, ये चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए, जिससे फाइबर रिच फूड उसको देना चाहिए, बिकॉज फाइबर का एक जो है फंक्शन होता है बेसिकली, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। एनर्जी भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका रेशा है बेसिकली सैलड्स में, फ्रूट्स में मिलता है, तो ये आपका पेट भी भर जाता है, लेकिन इससे कैलोरीज कम मिलती हैं, फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर जो है बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, टॉक्सिन्स और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा जूसेस जो है वो इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, जैसे ऑरेंज जूस है, मौसम्बी है, या नींबू पानी जो है वो लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विटामिन C होता है ये भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कंट्रोल करता है। और सॉल्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। बाकी फ्राइड एंड फैटी फूड्स जो है, सैचुरेटेड फैट्स हैं, इनकी मात्रा भी एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देनी चाहिए।
जो फूड है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, हार्ड टू डाइजेस्ट नहीं हो, होल जो है पल्सेस, होल पल्सेस यानी जो साबुत अनाज और दालें हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये फाइबर रिच होते हैं, मिनरल रिच होते हैं। जो भी ग्रेन्स होते हैं, दालें हो चाहे अनाज हो, इनकी जो आउटर कवरिंग होती है उसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इनको जब आप होल कंज्यूम करते हैं या साबुत अनाज या दालें जब आप कंज्यूम करते हैं तो आप मिनरल्स की मात्रा को अपने आहार में बढ़ा देते हैं। इसके अलावा स्प्राउट्स और फर्मेंटेड फूड्स जो हैं ये भी हम ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं या एक लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं, बिकॉज फर्मेंटेड फूड्स बेसिकली सिंपल टू बहुत इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। जैसे इडली हो गया या खमन हो गया, स्नैक्स के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि ये स्टीम किए हुए होते हैं तो लो इन कैलोरी होते हैं और इनका डाइजेशन भी आसानी से हो जाता है। तो ये हमारा है डाइट इन हाइपरटेंशन।